नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों से क्षेत्र में समस्याओं के मूल कारण बढ़ते कट्टरपंथ के खिलाफ संघर्ष तेज करने को कहा। सदस्य देशों ने अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन पर जोर दिया। आतंकवाद और उसके वित्त पोषण को रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत एक दिन में 2 करोड़ से अधिक टीके लगाकर इतिहास रचा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार सभी के विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मिलकर और सामंजस्यपूर्ण काम करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भारत मोटे अनाज के उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। और ओडिशा में 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, महानदी सहित कई नदियां अत्यधिक वर्षा के कारण उफान पर। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र एससीओ के सामने आ रही समस्याओं का मूल कारण कट्टरता का बढ़ना है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रमों ने कट्टरपंथ से उत्पन्न चुनौतियों को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। शंघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक के पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और विश्वास के लिए जरूरी है, बल्कि युवाओं के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मध्य एशिया के साथ संपर्कों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत का निवेश और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे में उसके प्रयास इस क्षेत्र में व्यापक व्यवस्था में सुधार लाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि संगठन के सदस्य देशों को प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और तर्कसंगत सोच के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमशीलता को एक साथ ला सकते हैं। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। इसके लिए हमें अपने प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और रेशनल थिंकिंग की ओर प्रोत्साहित करना होगा। हम अपने एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को एक दूसरे से जोड़कर इस तरह की सोच, इस तरह की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा दे सकते हैं। दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य राष्ट्रों ने स्वतंत्र, तटस्थ, संयुक्त लोकतांत्रिक और शांत तथा आतंकवाद, युद्ध और नशीले पदार्थों से मुक्त राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान का समर्थन व्यक्त किया है। एससीओ की बैठक के बाद स्वीकार की गई दुशांबे घोषणा में सदस्य राष्ट्रों ने भरोसा जताया है कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनेगी जिसमें अफगान समाज के सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों का प्रतिनिधित्व होगा।
सभी सदस्य राष्ट्रों ने आतंकवाद के सभी रूपों और स्वरूपों की कड़ी निंदा की। उन्होंने दोहराया कि आतंकवाद और इसके वित्त पोषण को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये राष्ट्र अपने अपने क्षेत्रों में आतंकी कार्रवाई की तैयारी और इसके वित्त पोषण के रोकने के प्रयास बढ़ाएंगे तथा अपने क्षेत्रों को आतंकवादियों की शरणस्थली नहीं बनने देंगे। इसके अलावा ये राष्ट्र आतंकवादियों की पहचान के लिए सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद, अलगाववाद तथा कट्टरवाद में शामिल व्यक्तियों और संगठनों की गतिविधियों को रोकने और उन्हें खत्म करने पर भी सहमत हुए हैं। सदस्य राष्ट्रों ने राष्ट्रीय विकास रणनीतियों, डिजिटल अर्थव्यवस्था योजनाओं तथा नवाचार प्रौद्योगिकियों को तैयार करने और इनको लागू करने के अनुभव साझा करने पर जोर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुशांबे में बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मकेई से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और बेलारूस के बीच आर्थिक सहयोग स्पष्ट रूप से बढ़ा है और वह संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश ने आज एक दिन में 2 करोड़ टीके लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन का तोहफा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में सेवा और समर्पण अभियान की शुरूआत की। उन्होंने एक प्रदर्शनी और रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और असम में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कई समारोह और विशेष टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने आज से राज्य भर में 21 दिन तक चलने वाले समारोह की शुरूआत की है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल गंगा नदी किनारे प्रधानमंत्री के लिए विशेष आरती की गई। आज शहर के विभिन्न घरों में 71,000 दीप लगाए गए। बिहार में 30 लाख लोगों के टीकाकरण के लिए एक मेगा अभियान के वास्ते राज्य में 14,000 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए। कर्नाटक में आज 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महामारी के बाद से देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। असम में आज 8 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में 100% लोगों को कोविड का पहला टीका लगने के बाद कल लाभार्थियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। गोवा में 18 वर्ष से अधिक आयु की 100% आबादी को टीका उत्सव के अंतर्गत कोविड टीके लगाए गए हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला जन जन की बात में सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनों को प्रसारित किया जा रहा है, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों के दौरान देश में बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को खेलों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्तित्व के विकास में खेल महत्वपूर्ण साधन है। खेल शिक्षा का ही एक तरीका है जो सिर्फ शरीर को ही चुस्त दुरुस्त नहीं रखता है बल्कि मस्तिष्क को भी जागरूक करता है। खेल से हम अनुशासन सीखते हैं। खेल का मैदान हमें हार का मतलब समझाता है, जीत को पचाने की ताकत देता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करना सिखाता है। टीम भावना का क्या अर्थ है ये सबसे पहले हमें खेल के मैदान में ही नजर आता है। हारे चाहे जीते, लेकिन खेल के मैदान से हम जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं वो जीवन भर काम आती है। और इसलिए मैं कहता हूं जो खेले वो खिले। आप लोग भी खूब खेलिए, खूब खिलिए। खेल के साथ साथ आप योग को भी अपनी जिंदगी में शामिल करिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित विशेष कार्यक्रम वडनगर से विश्व मंच तक प्रसारित करेगा। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 34,000 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 3,39,056 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 37,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। अब तक 3,25,98,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.65% हो गई है। आकाशवाणी समाचार के कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में
मेडिसिन विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन होंगे, जो कोरोना और निपाह वायरस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1-888-115767 और टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts by #AskAIR पर भी अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें सभी का विकास शामिल है। श्री शाह ने निर्मल टाउन में तेलंगाना मुक्ति दिवस के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने मुक्ति दिवस समारोह का सरकारी आयोजन नहीं होने पर राज्य में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति का एकमात्र विकल्प हो सकती है। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस देश भर में समाप्त हो रही है। श्री शाह कल मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 10 अगस्त को उज्ज्वला रसोई गैस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। एक रिपोर्ट। उज्ज्वला 2.0 का लक्ष्य योजना के दूसरे चरण में देश में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को चूल्हे के धुएं से छुटकारा दिलाना है। उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासी श्रमिक भी अपने निवास के पते के प्रमाण जैसे दस्तावेजों के बिना भी स्व घोषणा के आधार पर निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन ले सकते हैं। उज्ज्वला 2.0 का उद्देश्य उन कम आय वाले परिवारों को भी बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें इस योजना के पहले चरण में लाभ नहीं मिल पाया। उज्ज्वला 2.0 में लाभार्थियों को गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 800 रुपए से अधिक मूल्य का पहला गैस सिलेंडर भी निःशुल्क दिया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जबलपुर। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक आज लखनऊ में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने बताया कि बच्चों के कोरोना टीकों पर जीएसटी नहीं लगेगा। I am very happy that some of the outstanding decisions have been taken. On the good side, you all know that in the last 1 year and probably a bit earlier than that, some life-saving drugs which are not connected with corona, which are very expensive, which affect children and so on, like the muscular atrophy. So in those situations, the entire process of coming up to the finance minister, who is otherwise authorized by the council to give exemptions, does consume time. And as a result, many of the children are really going through, and the parents are going through a lot of tension whether it will be available, because the drug itself costs several crores, and over that the taxation is very severe. So exemptions have been given for such drugs. There won't be any tax GST on them. I am giving the name of 2 because those 2 are very imported, very expensive drugs. Zolgensma is one, and Viltepso. These are 2 very important drugs which are probably costing even something like 16 crores. So the council has decided to grant exemption from GST. श्रीमती सीतारामन ने बताया कि कैंसर के इलाज की दवाइयों और 7 अन्य दवाइयों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों से क्षेत्र में समस्याओं के मूल कारण बढ़ते कट्टरपंथ के खिलाफ
संघर्ष तेज करने को कहा। सदस्य देशों ने अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन पर जोर दिया। आतंकवाद और उसके वित्त पोषण को रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत एक दिन में 2 करोड़ से अधिक टीके लगाकर इतिहास रचा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार सभी के विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की। कैंसर के इलाज की दवाइयों और 7 अन्य दवाइयों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मिलकर और सामंजस्यपूर्ण काम करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भारत मोटे अनाज के उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मिलकर सक्रिय और सामंजस्यपूर्ण पहल करने का आह्वान किया है। वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पुस्तकालय कक्ष में राज्य के पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के सम्मान में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए आगामी 50 वर्ष का दूरदर्शितापूर्ण रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व को मिला जनादेश राज्य के कल्याण और विकास के लिए राजनीतिक हितों से ऊपर उठते हुए आगे बढ़ने के लिए है। उन्होंने राज्य की विकास यात्रा से युवा पीढ़ी का परिचय कराने के लिए दूरदर्शन और जनसंचार माध्यमों का भी आह्वान किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ज्वार बाजरे जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले देशों में अग्रणी स्थान हासिल कर लेगा। हैदराबाद में उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में व्यापक असमानताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बुनियादी कृषि कोष से 1.5 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न पैकेज घोषित किए हैं। श्री तोमर ने कहा कि नई पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने और फसलों से होने वाले लाभ को सुनिश्चित करने के लिए नए कृषि कानून लागू किए गए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेरियार के नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ईवी रामासामी की जिंदगी और उनके संघर्ष की कहानी। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था। पेरियार तर्कवादी विचारक, लेखक और प्रभावशाली वक्ता थे। वो ऐसे प्रभावशाली कम्युनिकेटर थे जो सहजता से समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर सकता था और अपनी इसी खासियत की वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संघर्ष में वो समाज के हर वर्ग के लोगों को लामबंद करने में सफल रहे। अपने बेहद करीबी दोस्त सी राजगोपालाचारी की वजह से पेरियार 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें कैद कर लिया गया। स्वाधीनता आंदोलन को लेकर पेरियार की प्रतिबद्धता ही थी कि उन्होंने उसमें शामिल होने के लिए उन सभी 29 पदों से इस्तीफा दे दिया था जिन पर वे आसीन थे। इतना ही नहीं, पेरियार ने पारिवारिक व्यापार भी बंद कर दिया था। उस वक्त जबकि कारोबार से उन्हें 20,000 रुपए सालाना की कमाई होती थी। उन दिनों 1 औंस सोने का मूल्य 10 रुपए भी नहीं था। पेरियार ने खादी के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया। वो खुद भी खादी के कपड़े पहनते थे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे। खादी के प्रचार और ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के लिए
उन्हें सजा भी हुई। पेरियार ने भगत सिंह के राजनैतिक विचारों की प्रशंसा की और 29 मार्च 1931 को अपनी पत्रिका कडी अरसू में संपादकीय के माध्यम से उन्होंने भगत सिंह के बलिदान की सराहना की। पेरियार ने महिलाओं की तरक्की के लिए लड़ाई लड़ी और समाज में व्याप्त स्त्री पुरुष असमानता पर सवाल उठाया। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी और विधवा विवाह का समर्थन किया। पेरियार ने महिलाओं को सामाजिक आंदोलनों और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। போல நடக்கக்கூடிய உரிமை வேணும், உங்களை காப்பாற்றிக்க உங்களுக்கு சக்தி வேணும், இன்னொருத்தன் வீட்டில் போட்டு பூட்டுறது போல அடிமைத்தனம் வேற இல்லை. அந்த காரணத்தினாலே தான் பொம்பளைகளுக்கு இவ்வளவு கெட்ட பேர் எல்லாம் வர்றதுக்கு ஏற்பட்டது. நம்ம நாடு என்னைக்கு பெண்கள் நிலைமை உயர்ந்தோ அன்னைக்கு தான் ஆம்பளைக்கு என்ன கேடு, அவன் எப்படியோ போறான், அதை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை. उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अथक परिश्रम किया और सभी क्षेत्रों में उनके लिए 50% आरक्षण का मुद्दा उठाया। स्त्री पुरुष समानता के कट्टर समर्थक पेरियार को द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आज ही के दिन 1940 में एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक विनोबा भावे ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने की पेशकश की थी। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत चुनिंदा व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से ये घोषित करना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करना गलत है। वास्तव में तत्कालीन वायसराय लिनलिथ गो ने भारत की निर्वाचित प्रांतीय सरकारों से परामर्श किए बगैर 3 सितंबर 1939 को भारत के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। गांधी जी का मत था कि एकमात्र उपयुक्त चेष्टा अहिंसक रूप से युद्ध का विरोध है। सत्याग्रहियों को चुनने का काम गांधी जी पर छोड़ दिया गया था। विनोबा भावे 17 सितंबर 1940 को वर्धा में सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तिगत सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप उन्हें 1940 से 41 के दौरान 3 बार जेल जाना पड़ा। 1958 में विनोबा भावे को नई तरह की सामाजिक क्रांति के प्रति समर्पण और सामुदायिक नेतृत्व के लिए पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। 1982 में विनोबा भावे काफी बीमार पड़ गए। उन्होंने खाना पीना और दवाएं लेना बंद कर दिया। 15 नवंबर को उनका निधन हो गया। एक साल बाद सन 1983 में विनोबा भावे को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा।
तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और मेमेंटो की आज से ई नीलामी कर रहा है। वेबसाइट pmmementos.gov.in के जरिए कोई भी व्यक्ति या संगठन ई नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। नीलामी से प्राप्त धन का उपयोग गंगा के संरक्षण और पुनरुद्धार के उद्देश्य से चलाए जा रहे नमामि गंगे मिशन में किया जाएगा। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 59,016 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,585 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 73.48 के स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 45,207 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 60,183 रुपए प्रति किलो पर आ गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। बांग्लादेश के पेट्रापोल में एक नए यात्री टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ ही भारत बांग्लादेश के बीच संपर्क को बढ़ावा मिला है। एक रिपोर्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच पेट्रापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर आज यात्रियों के लिए एक नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई इस टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और नीतीश प्रामाणिक के द्वारा किया गया। बांग्लादेश के जहाजरानी राज्य मंत्री खालिद महमूद चौधरी इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। नया यात्री टर्मिनल बिल्डिंग दोनों देशों के बीच यातायात और संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेट्रापोल का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भारत का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इस नए भवन में एक साथ 550 लोगों के इमिग्रेशन संबंधी काम काज को पूरा किया जा सकता है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। और अब एक नजर मौसम पर। ओडिशा सरकार ने महानदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए 6 जिलों में चेतावनी जारी कर दी है। राज्य में महानदी सहित कई नदियां उफान पर हैं। राज्य सरकार ने कटक, पुरी, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में मुख्यतः आसमान रहेगा साफ। लेह और गिलगित में बादल छाए रहने की संभावना बन रही है और पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों इम्फाल, शिलोंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा, कृष्णा त्रे। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज डोडा जिले के भद्रवाह में विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव विषय के तहत आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 75 प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों से क्षेत्र में समस्याओं के मूल कारण बढ़ते कट्टरपंथ के खिलाफ संघर्ष तेज करने को कहा। सदस्य देशों ने अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन पर जोर दिया। आतंकवाद और उसके वित्त पोषण को रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत एक दिन में 2 करोड़ से अधिक टीके लगाकर इतिहास रचा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार सभी के विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की। कैंसर के इलाज की दवाइयां और 7 अन्य दवाइयों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%, जैव डीजल पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मिलकर और सामंजस्यपूर्ण काम करने का आह्वान किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।